तो मेरे को बता पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। विच टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज? R5 R3। R5 और R3। बिल्कुल सही कह रहे हो क्या आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चलिए अभी देखते हैं आपका सेकंड। बी, विच टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल? R2। R1 एंड R2। हाँ। चलिए ये भी देखेंगे आपका। इफ चलो थर्ड तो न्यूमेरिकल है सी वाला, तो उसको देखते हैं अभी। तुम्हारा चंपक लाल बनाते हैं कैसे। रुक जा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए वीडियो। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे नरेंद्र जी ने बताया था कि पहले क्वेश्चन में मतलब ए पार्ट में जो सीरीज में दो रजिस्टर्स है वो कौन कौन से हैं। इन्होंने बताया R5 और R3। इन्होंने बताया R5 और एंड R3, बट ये आंसर इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला आंसर आपका क्या होगा? सिंपल सा, जहां पे लगे कंफ्यूजन, जहां पे लगे कंफ्यूजन उस पोर्शन को ही हटा दो तो एक लाइन बन जाती है R5 और R4। बिल्कुल सिंपल सा, क्या आंसर होगा? R5 एंड R4। देखिए ये बुक बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है बुक की। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की पूरी क्लास में वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली होता क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? चार्जेस के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस। हिंदी में बहुत सिंपल सा नाम है इसका, विद्युत। विद्युत क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्या है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम बिल्कुल सिंपल सा है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसकी डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या लिखोगे? ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of charges। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, हिंदी में विद्युत। विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। याद रखना, पता चल गया चैप्टर का नाम बहुत इजी है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्जेस। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? आवेशों का। अब बात ये आती है कि भाई चार्जेस क्या है? चार्जेस क्या है? तो बहुत पहले से आप लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हो इसका, छोटी क्लासेस में, क्लास 6-7 में आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप क्या करते थे? कॉम की हेल्प से, कंघी की मदद से इसको कॉम को आप क्या करते थे? अपने हेयर पे रब करते थे। जब आप हेयर पे रब करते थे और उसके सामने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेकर आते थे, तो वो कागज़ के टुकड़े उस कॉम की ओर अट्रैक्ट हो जाते थे या स्केल की ओर अट्रैक्ट हो जाते थे। तो मतलब सिंपल सी बात है कि भाई चार्जेस जो है ना, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब हर एक मटेरियल के पास अपने कुछ चार्जेस होते हैं, हर एक मटेरियल के पास कुछ चार्जेस होते हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो एम्बर हो, कॉटन क्लॉथ हो, ठीक है,
कोई भी मटेरियल उनके पास खुद के क्या होते हैं, चार्जेस। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, चैप्टर 9th क्लास 9th में पढ़ा था आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो भाई आपको मालूम है हर एक मटेरियल जो है वो किससे बना होता है, एटम से बना होता है। और एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, तो ये क्या है, चार्जेस ही तो है। तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि हर एक मटेरियल के पास, हर एक पदार्थ के पास अपने आवेश होते हैं, अपने चार्जेस होते हैं। ठीक है। अब चार्जेस अकॉर्डिंग टू क्लास 9th, चार्ज जिसको आप Q से इंडिकेट करते हो, किससे इंडिकेट करते हो, Q से। क्लास 10th में आप चार्जेस को किससे इंडिकेट करते हो, Q से। और Q इक्वल टू होता है Ne। Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। What is the value of electron? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कूलम यहाँ पे SI यूनिट है, SI यूनिट याद रखना। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, आवेश की SI यूनिट होती है कूलम। क्या होती है, कूलम, याद रखना। C से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला मिला यहाँ पे, चार्ज इक्वल टू Na। आज हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे इसके चैप्टर के, और साथ में जितने इस चैप्टर से फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके। तो सबसे पहले जो है Q इक्वल टू Na, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्मूला है तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। हिंदी में सेम क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। देखिए, जब हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि भाई चार्ज यानी कि Q की वैल्यू हमें गिवन है 1 कूलम। सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन का, हमें गिवन है Q इक्वल टू 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमसे पूछा क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n। क्या पूछा हुआ है, n। अभी फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू Ne, ये फॉर्मूला आप लगाओ। n इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q/E। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n इक्वल टू Q की वैल्यू है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, ठीक है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। पावर ऊपर पहुंच गया, मतलब 10⁻19 ऊपर पहुंचने के बाद 10⁻+19 हो जाएगा। तो 10⁻19/1.6, n इक्वल टू 10 × 10⁻18। हमने 10⁻19 को क्या लिख लिया, 10 × 10⁻18 और डिवाइडेड बाय 1.6 कट करोगे तो यू गॉट 6.25 इंटू 10⁻18। ये हमारी क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 1 कूलम चार्ज में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल सा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। तो आपको आंसर करना है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। सॉल्यूशन आपके सामने है, इस तरीके से बिल्कुल इजीली कर लोगे आप। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है।
विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा, जो हम इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स डिवाइड करते हैं वो करते हैं हम चार्ज के बेस पे। मतलब चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो करते हैं कभी और कभी फ्लो नहीं करते। मतलब ब्रांच ऑफ साइंस इन विच चार्जेस फ्लो, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस आर फ्लो, जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं। फ्लो को हम कहते हैं करंट। नॉर्मली इन द टर्म ऑफ इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में तो फ्लो का मतलब होता है करंट। वाटर करंट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर, एयर करंट मीन्स फ्लो ऑफ एयर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, चार्जेस के बारे में, तो फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट का मतलब होता है टू फ्लो, करंट का मतलब होता है टू फ्लो। तो यहाँ पे हमें टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी दे रखी है, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो नहीं करते, आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तो आप कह सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दो टाइप की मिल गई आपको। पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है टू फ्लो यहाँ पे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, है ना। मतलब आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप क्या लिखोगे, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं करते, इसमें चार्जेस डू नॉट फ्लो। समझ में आया, बिल्कुल बेसिक से डिफरेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब होता है टू फ्लो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, या इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, मतलब चार्जेस फ्लो करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब यहाँ पे स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर। क्या, स्थिर। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। तो यहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। सिंपल सा कर लोगे डिफरेंस, बिल्कुल ईजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस फ्लो नहीं करते और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो आगे देखिए, इसमें जैसे हमारे पास, हमें इसके बारे में तो पढ़ना नहीं है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। वही आपका सेम एग्जांपल है कॉम वाला, जिसमें आप क्या करते हो, कॉम को रब करते हो तो फिर चार्जेस जनरेट होते हैं। उस चार्जेस की वजह से वो क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठंडियों के दिनों में स्वेटर में आपने देखा होगा, जब आप स्वेटर ओपन करते हो तो उस पर क्या होता है, कुछ आवाज़ साउंड्स आते हैं, है ना, चट चट करी आवाज़ आती है। वो सब किसकी वजह से आ रही है, वो आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट की वजह से। ठीक है, रोंगटे से खड़े हो जाते हैं जब स्वेटर निकालते हो आप, है ना। बहुत सारे सिंपल से एग्जांपल है, या आप कह सकते हो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ना इसके। दूसरी तरफ हमारी तरफ आज से करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे को इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। हमारा पूरा सिलेबस किस पे है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके, चलिए आगे देखिए, करंट
आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपल सा आप क्या डेफिनेशन दोगे इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, is called electric current, याद रहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर आई से, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया I इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। I इक्वल टू क्यू बाई टी मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हिंदी में क्या कहोगे, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा को हम कैपिटल लेटर आई से दर्शाते हैं। और यहाँ पे आपका याद रखना, यहाँ पे आई क्या है, विद्युत धारा है, क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको। अब बात आती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। कैपिटल लेटर ए से इंडिकेट करते हैं इसको, कैपिटल लेटर ए से इंडिकेट करते हैं, या समटाइम हम इसको एएमपी भी लिख देते हैं। दोनों का मतलब सेम है, एम्पियर। दोनों का मतलब क्या है, एम्पियर। और इससे देखो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, याद रखना, क्यू आई इक्वल टू क्यू बाई टी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा है गया है, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज 1 एम्पियर, या डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को परिभाषित करिए, या 1 एम्पियर क्या होता है। सिंपल सा 1 एम्पियर का मतलब होता है जब किसी सर्किट के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो 1 कूलम हो, और उसको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंचने में लगने वाला समय हो 1 सेकेंड। इसका मतलब होगा कि करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम 1 एम्पियर को समटाइम कूलम पर सेकेंड भी कहते हैं। याद रहेगा, डिफाइन करना हो 1 एम्पियर मतलब किसी भी सर्किट के अंदर जब चार्ज फ्लो कर रहा हो उसका जो अमाउंट हो 1 कूलम हो, और उसको फ्लो करने में मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, वो 1 सेकेंड। तो उसका मतलब हो गया कि आप कैलकुलेट, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे पुट करो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये आपका सिंपल सा है। क्लियर है। एक चीज़ याद रखना कि देखो, हर चीज़ को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होती है। हर चीज़ को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होती है। जैसे टाइम को मेज़र करने के लिए हमारे पास वॉच है ना। वेट को मेज़र करने के लिए वेइंग मशीन होती है, तराजू होता है। वैसे ही हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस होती है वो होती है एमीटर। क्या होता है, एमीटर। हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, विद्युत धारा, इसको मापने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, एमीटर। क्वेश्चन आ गया, नेम द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो आपका आंसर आएगा एमीटर। ठीक है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए, तो आपका आंसर आएगा एमीटर। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। और देखो, समटाइम हमें करंट को डिटेक्ट करना होता है, और समटाइम ऐसा भी होता है करंट बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रोड्यूस होता होता है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब आप आगे 11th 12th क्लास में जाओगे तो आपको एक डिवाइस और पढ़ने को मिलेगा, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर। क्या, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है,
ये माइन्यूट करंट को मेजर करता है या डिटेक्ट करता है, मतलब किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके बारे में पता लगाता है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर माइन्यूट करंट और डिटेक्ट करंट। याद रहेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि करंट जो बिल्कुल छोटा सा करंट, लघु करंट होता है, विद्युत धारा होती है, बिल्कुल छोटा सा विद्युत धारा या विद्युत धारा का पता लगाना कि वो किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि भाई मान लो हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है। सर्किट के अंदर हमारे पास एक छोटा सा बल्ब शो कर देते हैं। ये सिंबल्स भी आपने क्लास 6 में पढ़े हुए हैं। ये सर्किट है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। देखो चार्जेस को फ्लो करने के लिए, मतलब यहाँ से इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक लेकर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, तो जो टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। समझ में आया, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। याद रखना, विभवांतर क्या होता है, मतलब एक तरीके का कार्य होता है जिसमें हम, मतलब क्या कह सकते हो आप, विभवांतर आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य। आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल लेटर V से इंडिकेट करते हैं और आपका ये फॉर्मूला होता है वर्क किस पे हो रहा है, चार्ज पे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब आप कह सकते हो कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 है, फॉर्मूला नंबर 3 इस चैप्टर का। तो याद रखना कि भाई ये जैसे चार्ज है Q, इसको यहाँ से दूसरी टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पर ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद रखना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन, देखो करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो चार्ज है, हम कहते हैं जो करंट है, करंट मतलब जो हमारा विद्युत धारा है, उसकी डायरेक्शन हम किससे मानते हैं, किसको मानते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं, फ्लो ऑफ प्रोटॉन। तो आपका आंसर आएगा फ्लो ऑफ प्रोटॉन। बल्कि फ्लो, याद रखना, प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं करते, हम मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, एज्यूम, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट हमारा फ्लो कहाँ करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, याद रहेगा। चलिए
तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि यहाँ से जो हमारा चार्ज है इसको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ले जाने के लिए जो किया गया कार्य होता है, वो किया गया वर्क डन होता है, वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज, कार्य बटे में आवेश। आप सिंपल सा यू कह सकते हो W अपॉन क्यू। SI यूनिट होता है, याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, डिवाइस जो यूज करी जाती है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होती है वो वोल्ट मीटर। याद रखना, याद रखना, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वो यंत्र जो विभवांतर को मापने के लिए यूज किया जाता है, वो यंत्र जो विभवांतर को मापने के लिए यूज करा जाता है उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि भाई डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, या व्हाट इज 1 वोल्ट। एक वोल्ट को आप परिभाषित करिए। सिंपल सा आप क्या कहोगे, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं, कितना, 1 जूल वर्क कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास जो ये चार्ज फ्लो कर रही है ये 1 कूलम है, ठीक है, इनका अमाउंट क्या है 1 कूलम, और इनको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ले जाने के लिए जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है 1 जूल। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे करंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, भाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, विभवांतर को उत्पन्न कौन कर रहा है। तो देखिए आपको ना पता चल चुका है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस चैप्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान चुके हैं, तो अब इसके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। और इस रिलेशनशिप को सबसे पहले बताया था ओम्स ने, तो हम इसे ओम्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कोई भी सर्किट हो, क्लोज सर्किट, कैसा, क्लोज सर्किट, 2 टाइप के सर्किट होते हैं ना, ओपन और क्लोज। तो क्लोज सर्किट होगा, उस क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। क्लोज सर्किट के अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, और करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बैटरी और सेल। बैटरी और सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है, ओम्स लॉ ने क्या बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट विद इन द सर्किट। कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके पास रिलेशनशिप मिल गई, बिल्कुल सिंपल सी है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करोगे तो करंट भी कम हो जाएगा। सिंपल, मतलब विभवांतर को बढ़ाओगे तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, विभवांतर को कम करेंगे तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए इसमें क्या होगा, आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे, क्या लगाओगे, आर। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे, क्या लगाओगे, आर। आर यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ फोर्स विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके का बल है जो करंट के फ्लो यानी कि विद्युत धारा का जो फ्लो है उस वो क्या करता है, प्रवाह करता है, उस प्रवाह को रोकता है, प्रवाह को रोकता है, फ्लो को रोकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इट इज अ फोर्स विच अपोज द फ्लो
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह एक प्रकार का बल है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, याद रखना, इट इज अ फोर्स विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई विभवांतर को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, विभवांतर को कम करोगे तो जो विद्युत धारा है वो भी कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करोगे पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसको बताया था किसने? ओम्स ने। ओम्स नहीं बताया था, इसलिए इसको क्या कह दिया? ओम्स लॉ। क्या कह दिया? ओम्स लॉ। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होती है किसी भी विद्युत परिपथ में। आप जानते हो अगर आप सेल लगाओगे छोटा सा सेल तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम फ्लो करेगा। आप छोटे से सेल से आप 100 वाट का बल्ब तो नहीं जला सकते। आप एक बैटरी लेकर आओगे। बैटरी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होती हैं। बैटरी बहुत सारी सेल्स तो बैटरी बनती है। बैटरी की कैपेसिटी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा? उसमें करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ गया। अब आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ये ओम। क्या होता है? ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। याद रखना, रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। याद रखना, ये क्या होता है? प्रतिरोध। हिंदी वाले बच्चे भी याद रखना, रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। एक रोध मतलब समझ में आ रहा है? रोध का मतलब क्या होता है? रोकना। रोध मतलब क्या होता है? रोकना। तो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद थोड़े से कुछ टॉपिक बताएंगे हम। देखिए अब यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ से हमें क्या फॉर्मूला मिला कि भाई जो रेजिस्टेंस, देखो सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आप R का फॉर्मूला निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो कि होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो नॉर्मली 1 मार्क्स में आता है। डिफाइन 1 ओम। डिफाइन क्या? 1 ओम। 1 ओम क्या होता है? सिंपल सी बात है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, और करंट भी कितना फ्लो कर रहा होगा? 1 एम्पियर। कितना फ्लो कर रहा होगा? 1 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 ओम। कहने का मतलब 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत? डिफाइन कर दोगे 1 मार्क्स में। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें क्या करना है? फैक्टर्स पता करने हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, मतलब कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, उसके बारे में हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं? 4 फैक्टर्स। देयर आर 4 फैक्टर विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं? 4। जो फर्स्ट फैक्टर है, याद रखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर के अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
और यहाँ से आप देखो इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा, और करंट फ्लो कम करेगा, कहने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो करेगा। याद रहेगा? तो पहला आपको फैक्टर याद रखना है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला जो कारक है कि भाई जो प्रतिरोध है समानुपाती होता है चालक की लंबाई के, चालक की लंबाई की। लंबाई बढ़ाओगे, जैसे आपने लेंथ ऑफ वायर बढ़ा लिया, तार की लंबाई बढ़ा ली, तो क्या बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम फ्लो करेगा। सिंपल सा, आपने एक छोटा सा सेल लिया, क्या लिया? सेल। उस सेल को आपने छोटी छोटी वायर से क्या कर दिया? कनेक्ट करके एक बल्ब को जला दोगे आप। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इजीली जला दोगे। छोटा छोटा सा छोटी छोटी वायर्स लेनी है, बिल्कुल स्मॉल लेंथ की वायर लेनी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके आप इजीली एक बल्ब को जला दोगे। लेकिन उसी सेल से अगर आप समझ लो कि आपने 5 to 10 मीटर की वायर ले ली, 5 से 10 मीटर, यानी कि बहुत लंबी लंबी वायर ले लिए और एक छोटा सा बल्ब जलाने की कोशिश करोगे, तो उस इंटेंसिटी के साथ वो जलेगा नहीं। मतलब उसकी पावर क्या होगी? बल्ब, मतलब वो बल्ब बहुत कम रेंज में जलेगा। जलेगा भी तो, या तो जलेगा नहीं, और जलेगा तो बिल्कुल लो लाइट प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब क्योंकि उसके अंदर करंट क्या हो गया? कम हो गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई वायर की, तो क्या बढ़ गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया। क्लियर है? पहला फैक्टर तो यही है। दूसरा फैक्टर क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मान लो कोई वायर है, ये हमने वायर, नॉर्मली वायर हमारी कौन सी होती है? सिलेंड्रिकल शेप में होती है वायर। तो वायर कितनी मोटी है, क्रॉस सेक्शन का मतलब वायर कितनी मोटी है। अगर थिकनेस कैसे पता चलेगी? लेंथ से थोड़ी पता चलेगी, थिकनेस उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया से। आप जैसे इस वायर का क्रॉस सेक्शन देखोगे आप, ये हो गया इस तरीके का है, ये क्या है? एक सर्कल है, क्या है? सर्कल। तो अगर इसका सर्कल की क्या होती है? रेडियस होती है r, और r को हम क्या लिख सकते हैं? d/2 लिख सकते हैं। r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो अगर इस r की जगह हम क्या रखेंगे? d/2 का होल स्क्वायर, पाई d स्क्वायर अपॉन 4, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। तो आप समझ जाओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि वायर कितनी मोटी है। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो आपने देखा होगा जितनी हाई वोल्टेज की वायर्स होती है वो सारी की सारी कैसे होती है? थिक होती है, मोटी होती है। आपने देखा होगा जो पोल पे होती है, खंभों पे लगी हुई वायर होती है, वो मोटी मोटी होती है। क्यों होती है? रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? रेजिस्टेंस को। कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कितना मोटा है वायर, है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपल सा, A इक्वल टू आप तो यहाँ पाई r स्क्वायर लगा दो या पाई d स्क्वायर अपॉन 4 लगा दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तीसरा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपने एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा या आपने ऑब्जर्व करा होगा, गर्मियों के दिनों में जो वायर है वो लूज हो जाती है। वायर कैसे होती है? लूज हो जाती है। और वायर लूज हो जाते हैं किसकी वजह से लूज होती है? वो टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि गर्मियों के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी वायर की, और वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसलिए क्या है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आया? गर्मियों के दिन में करंट कम फ्लो कर पाता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर है? दूसरा, सर्दियों के दिनों में आपने क्या देखा होगा कि भाई वायर जो आपकी लूज थी वो वापस से कैसे हो जाती है? टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? टाइट, क्योंकि टेम्परेचर कैसा हो जाता है? लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होगा तो फिर जो लेंथ है वायर की वो क्या होगी? कम होगी, और लेंथ वायर की कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि तापमान जो है समानुपाती होता है किसके? प्रतिरोध के। तापमान कम करोगे तो प्रतिरोध भी कम होगा, तापमान ज़्यादा करोगे तो प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फोर्थ आपको याद रखना, रेजिस्टेंस इज
डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। सिंपल सी बात है, जैसे कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर है, वो गुड कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। वहीं पे अगर आप प्लास्टिक और वुड देखोगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो करंट इसके अंदर फ्लो ही नहीं करेगा। समझ में आया? तो रेजिस्टेंस हमारे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के अंदर। अगर कॉपर और सिल्वर की बात करी जाए तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो है अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर का नंबर सेकंड नंबर पे आता है ना। लेकिन हम हमेशा वायर में मैक्सिमम वायर किसकी यूज़ करते हैं, कॉपर की इंस्टेड ऑफ सिल्वर। क्यों? कि सिल्वर आपका कॉस्टली है, सिल्वर आपका कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, और जो हमारा कॉपर है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है एज कम्पेयर टू सिल्वर। समझ में आया? कोई दिक्कत? ओम्स लॉ समझ में आ गया, फैक्टर्स भी समझ में आ गए। अब यहाँ से ना आप एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करिए। देखिए, इसको आप फर्स्ट नंबर डाल दो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और सेकंड नंबर डाल दो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको याद रखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मिल गया। आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे, क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, वो कांस्टेंट आपने लगा दिया रो। क्या लगा दिया? जो रो है यहाँ पे, याद रखना रो क्या है, रजिस्टिविटी। याद रखना रो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, हर एक मटेरियल का रो अलग अलग होता है, रजिस्टिविटी अलग होती है। रजिस्टिविटी कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी नहीं होती मटेरियल की, वो कैसे होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। देखिए यहाँ पे जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन सेम मटेरियल की रजिस्टिविटी हमेशा सेम होती है, चाहे उसकी कोई भी शेप दे दो। मान लो एक 5 मीटर की वायर है, ये कितने मीटर की वायर है, 5 मीटर की सिल्वर वायर है ना, और एक 10 मीटर की सिल्वर वायर है, ठीक है, 10 मीटर की सिल्वर वायर। तो याद रखना लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता, लेंथ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, चालक की लंबाई पे रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, प्रतिरोधकता, ये निर्भर नहीं करती। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, चाहे मटेरियल कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, कितना भी मोटा हो या पतला हो, चाहे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो या कम हो, या उसकी लेंथ ज़्यादा हो या कम हो, या वो किसी भी शेप में हो, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहती है, सेम मटेरियल की, चाहे वो 5 मीटर की लॉन्ग सिल्वर वायर हो या 10 मीटर की लॉन्ग सिल्वर वायर हो, इसकी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन सेम मटेरियल की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। क्या मतलब, कॉपर और गोल्ड में कंपेयर करा जाए तो कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, गोल्ड की रेजिस्टिविटी अलग होगी। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा किससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, और डिवाइड हो जाएगा किससे, लेंथ से, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन में लेंथ। आपको याद रखना है एसआई यूनिट, क्या रखना है याद, एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, वो आपको याद रखना है ओम मीटर। क्या रखना है, ओम मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब कैसे आया ओम मीटर, ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखो रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला आपको पता चल गया, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। अब बताइए रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगा, ओम मीटर। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर।
अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अरेंजमेंट को सीखते हैं। और ये नेक्स्ट अरेंजमेंट जो है रजिस्टर्स की, वो क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल अरेंजमेंट में आपको इस तरीके का डायग्राम बना लेना है। कहने का मतलब सर्किट बिल्कुल सिंपल सा, और उस सर्किट में हमें क्या लगाना है, एक एमीटर लगाना है। एमीटर की डायरेक्शन याद रखना, मतलब सिंबल्स का जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कैसे होंगे वो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आपको रेजिस्टर किस में लगाने हैं, पैरेलल में। यहाँ हमने 3 रजिस्टर लगा दिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास की है, क्या है, की। रजिस्टर को नाम दे दो R1, R2, R3, ठीक है। इन सब के लिए हमारे पास, क्योंकि जब पैरेलल होता है ना, जब पैरेलल अरेंजमेंट होती है उस टाइम पे हमारे एक ही पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक ही वोल्ट जो आपके पास वोल्ट मीटर है उससे काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो। अभी आपने बोला था कि एमीटर होता है सीरीज में होता है। एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, सीरीज में ही तो है। पहले बता रहे सीरीज अरेंजमेंट में होता है ना सर। एमीटर हर जगह होता है। कनेक्ट सीरीज। एमीटर कनेक्ट सीरीज में, मतलब ऐसे लाइन में कनेक्ट होता है, इसका मतलब ये है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। एमीटर हमेशा किस में होता है, आप याद रखना, जो भी हमारे पास बैटरी होती है ना, इस बैटरी से आप एक वायर कनेक्ट कर रहे हो तो उसी वायर के साथ डायरेक्टली आप एमीटर कनेक्ट कर दोगे। कोई भी पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होती एमीटर की। एमीटर सीरीज रजिस्टर जब सीरीज में होंगे तब भी लगेगा, पैरेलल में होगा तब भी लगेगा, लेकिन जो एमीटर होता है उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो सीरीज में होती है। किस में होती है, सीरीज में, याद रखना, ठीक है। तो करंट देखो, आपको मालूम है यहां पे हमारे पास करंट फ्लो करेगा, है ना। करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ पे भी आई फ्लो करेगा, यहाँ पे भी करंट आई फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही इधर पहुंचेगा तो हमारे पास यहाँ पे वायर हो गई डिस्ट्रीब्यूट। अब वायर जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो करंट क्या होगा, करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट भी बटेगा, ठीक है। जैसे ऊपर जाएगा I1, आगे इस राइट साइड में I2, फिर नीचे की तरफ क्या जाएगा I3। ये हमारे पास करंट होगा I1, I2 और I3, ठीक है, याद रहेगा। करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। अब रजिस्टर्स, जो रजिस्टर फर्स्ट है वहां से भी करंट I1 बाहर निकलेगा, फिर I2 बाहर निकलेगा और इधर से I3 निकलेगा। तीनों यहीं पे इस पॉइंट पे मान लो, जैसे ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट फिर से कंबाइन हो गए I1, I2 और I3। तो फिर यहां से जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, I, क्योंकि सारे के सारे करंट फिर से मिल गए, ऐड हो गए। फिर I यहाँ पे आगे आएगा, उधर भी करंट I आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास करंट है, नेट करंट, आप कह सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना। नेट करंट हमारे पास क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर मैं I का फॉर्मूला बताऊं, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मालूम है, V इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। ये हो गया। I1 क्या होगा, V अपॉन आर। I1 देखो I क्या होगा, V अपॉन आर होगा। I1 क्या होगा, I1 V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस I2 क्या होगा, I2 V अपॉन R2 प्लस I3 क्या होगा, हमारे पास जो I3 है ये होगा V अपॉन R3, V अपॉन R3। सब में से कॉमन क्या आया, V कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, 1 बचा। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि आपके पास रेजिस्टेंस क्या मिल गया कि वही 1 R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। तो नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट क्या होगा, पैरेलल P इंडिकेट कर रहा है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये हमारे को जो अरेंजमेंट है सीरीज और पैरेलल, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर एक अप्लायंसेस दे रखा हो, जैसे एक बल्ब और एक हीटर दे रखा हो, एक आयरन और एक हीटर दे रखा हो,
टीवी और हीटर दे रखा हो, है ना, या इससे ज़्यादा अप्लाइंसेस भी दे रखे हो, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, सीरीज है कि पैरेलल है, तो वो नेट कितना करंट यूज़ करेंगे या कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके बीच में, है ना, रेजिस्टेंस कितना कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। अगर सीरीज़ में है तो हम R1 + R2 + R3 लगा देंगे, अगर पैरेलल में होगा तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 लगा देंगे, ठीक है, याद रहेगा। अब हमारे घरों में जितन जो कनेक्शन होता है, हमारे घरों में यानी कि जो डोमेस्टिक कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल। फॉर एग्जांपल जैसे ये सर्किट कहीं से ब्रेक हो गया, R1 वाला यहाँ से जैसे ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इधर R2 वाले में और R3 में करंट नहीं जाएगा, वहाँ तो जाएगा ना। लेकिन अगर पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में आप जानते हो सारे के सारे रजिस्टर ऐसे लगे होते हैं इस तरीके से, सीरीज में। जब हम सीरीज की बात करते हैं, किसकी? सीरीज की बात करते हैं, तो सीरीज में जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं एक लाइन में लगे होते हैं, अगर यहाँ से कनेक्शन टूट गया तो आगे करंट सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमारे घरों में जो कनेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल। कैसे होते हैं? पैरेलल। समझ में आया? डोमेस्टिक पर्पस पे हमारे जो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कैसा होता है? पैरेलल। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आता है कि हमारे घरों में कैसा कनेक्शन होती है, तो सीरीज में होती है पैरेलल में? आपका आंसर आएगा पैरेलल में। हमारे घरों में मतलब एमीटर कैसे लगता है? सीरीज में, पैरेलल में? आप क्या कहोगे? सीरीज में। वोल्टमीटर कैसे लगता है? पैरेलल। सिंपल। 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही तो आते हैं, याद रहेगा। ओके, बस क्या पढ़ाना था? हाँ ठीक है, हमें पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो रेजिस्टेंस जो है ना प्रोड्यूस होता है रेजिस्टर्स की वजह से। रेजिस्टेंस किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टर्स की वजह से। मतलब जो प्रतिरोध होता है उत्पन्न किसकी उपस्थिति में होता है? प्रतिरोधों की। किसकी? प्रतिरोध की उपस्थिति में, प्रतिरोधकों की। प्रतिरोधकों की। प्रतिरोध किसकी उपस्थिति में उत्पन्न होता है? प्रतिरोधकों की। यानी कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स क्या होते हैं? ये रेजिस्टर्स होते हैं हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, जैसे ट्यूबलाइट, फैन, बहुत सारी चीजें जो हमारे घरों में यूज हो रही होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टर्स। क्या कहते हैं? रेजिस्टर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? करंट को यूज करेंगे, और करंट को यूज करेंगे तो जब इनके अंदर करंट का यूज होगा तो इसमें सिंपल सी बात है करंट का फ्लो रुकता है धीरे धीरे। करंट फ्लो रुकेगा मतलब रेजिस्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टर की जो अरेंजमेंट होती है दो तरीके से होती है। एक होती है सीरीज अरेंजमेंट। क्या? सीरीज। इसमें आपको याद रखना है क्या, जैसे हमारे पास ये हमारे पास बैटरी और सेल है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना दिया हमने, यहाँ पे हमने लगा दिया एमीटर, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी सर्किट के अंदर जो हमारे पास, याद रखना, जो एमीटर होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगा होता है। एमीटर किस में लगा होता है? सीरीज में। सर्किट के अंदर एमीटर किस में लगा होता है? सीरीज के अंदर। और वोल्ट मीटर लगा होता है पैरेलल। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है जो एमीटर की अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर की होती है अरेंजमेंट, वो होती है पैरेलल यानी कि पार्श्व क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, सीरीज और पैरेलल। एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, देन हमारे पास सेकेंड रजिस्टर है R2, और तीसरा रजिस्टर है हमारे पास R3। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है हमारे पास, मतलब ये हमारा की है। क्या है? की। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे आप क्या लगाओगे? वोल्ट मीटर V1, V2 और V3। ठीक है, ये हमारे पास अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? अरेंजमेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है? अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट आप देखोगे एक ही लाइन में है। जो हमारे पास रजिस्टर है R1, R2 और R3,
ये एक ही लाइन में लगे हैं। किस में लगे हैं? एक ही लाइन में लगे हैं, मतलब ये कौन सी अरेंजमेंट है? श्रेणी क्रम है, जिसको हम सीरीज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके का होगा, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कौन कर रहा है? बैटरी और सेल्स। ये कैपिटल वी से मतलब ये वी से इंडिकेट कर दो, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि भाई बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी उतना ही तो हमारे एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई टोटल इसका 220 वोल्ट है, ये आपका 100 वोल्ट यूज़ कर रहा है, ये 50 वोल्ट यूज़ कर रहा है, और ये 80 वोल्ट यूज़ कर रहा है। थोड़ी हो सकता है ऐसा, क्योंकि सम हमारा 230 आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी उतना ही तो होगा, है कि नहीं? तो हमारे पास याद रखना, जो हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारे पास क्या होगा? नेट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो बैटरी प्रोड्यूस कर रही है या सेल प्रोड्यूस कर रही है उसके बराबर होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। याद रखना सर्किट जो हमारी सीरीज अरेंजमेंट होती है उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट हमेशा सेम रहता है, विद्युत धारा हमेशा समान रहती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे भी करंट आई ही रहेगा, इधर भी करंट आई ही रहेगा, इधर भी करंट आई होगा, और हर जगह करंट क्या होगा? आई होगा। किसके अंदर? सीरीज अरेंजमेंट में, यानी कि श्रेणी क्रम में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। V1 इक्वल टू क्या होगा? V1 I मल्टीप्लाई R1, I मल्टीप्लाई R1। V2 क्या होगा हमारे पास? V2 I मल्टीप्लाई R2, I मल्टीप्लाई, और V3 हमारे पास क्या होगा? I मल्टीप्लाई R3। ठीक है, अभी फॉर्मूला आपके सामने ही है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है? ये जो हमारे पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 प्लस, मतलब टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू, अभी फॉर्मूला मालूम ही है, V का मतलब क्या है? I R, V1 का मतलब क्या है? I R1, V2 का मतलब I R2, और V3 का मतलब I R3। सब में कॉमन क्या आया? I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें? I से I कैंसल, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिल गया आपको। कहने का मतलब है कि भाई कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट है, उसके अंदर अगर रजिस्टर आपके सीरीज में लगे हुए हैं तो उन सभी रजिस्टर के रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कहने का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस टेस्ट बढ़ा दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी क्या है? सीरीज अरेंजमेंट। अब हम करेंगे पैरेलल अरेंजमेंट। किसमें करेंगे? पैरेलल अरेंजमेंट। तो अब स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इजी है बेटा, देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सिंपल सा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीट एनर्जी में। सिंपल सा समझ में आया? आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा ही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroy but it can be changed from one form to another, है ना? पढ़ाई है ना ऊर्जा का संरक्षण नियम, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroy but it can be changed one form to another form, है ना? ये आपने पढ़ाई है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम जानती हो कि भाई ऊर्जा का ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही उसका विनाश, परंतु उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। तो यहाँ पे यही प्रोसीजर हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? हीट एनर्जी में। आप बहुत देर तक टीवी चलाते हो तो टीवी गर्म हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। जो आपका 100 वाट का बल्ब होता है उसको बहुत देर तक आप यूज़ करते हो, जलाते हो, तो फिर वो भी गर्म हो जाता है ना?
अच्छा एग्जांपल आयरन भी है, जब आप प्रेस करते हो आयरन जो होती है उसको, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपके सामने मिल जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, हीट एनर्जी में। मतलब विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही होती है, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो इसी के बारे में हमें समझना है और टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देखो बेटे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम कहते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो समझ में आ गया कि भाई किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। सारी नहीं कन्वर्ट होगी, कुछ अमाउंट कन्वर्ट होगा, है ना, कुछ अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में। और आपने और भी एग्जांपल, कोई भी कंडक्टर जैसे वायर है, वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, वायर भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो देखो सिंपल सा हमें याद रखना है कि भाई वर्क, देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये होता है हमारे पास पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे जो वर्क है हमारे पास, आपने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क का। देखो वर्क क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल इस चैप्टर के बेस पे बताना है, इस चैप्टर के बेस पे बताना है वर्क का फॉर्मूला। वैसे तो वर्क का आप बता दोगे, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आपने पढ़ा है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज हो जाएगा। ये हो गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं पावर में वाले फॉर्मूले में वर्क की जगह v मल्टीप्लाई क्यू लिखूं, अब अपॉन टी लिख दूं, कोई दिक्कत है? तो पावर हमारे पास क्या होगा, v, देखो q बाई टी क्या होगा, q बाई टी चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट vi। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया पावर का। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है हमारे पास v इंटू आई, v इंटू आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, विद्युत शक्ति। अब इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर अभी आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, W मल्टीप्लाई W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, W मल्टीप्लाई टाइम। आप इलेक्ट्रिकल पावर को P लिख रहे हो और यहाँ पे W बाई टी। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, P मल्टीप्लाई टी। देखो वर्क और हीट दोनों सेम ही होंगे क्योंकि एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी होता है, एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी होता है। यहाँ पे वर्क कौन सी एनर्जी में, वर्क कौन सी एनर्जी के थ्रू हो रहा है, हीट एनर्जी के थ्रू। तो W की जगह क्या लिख सकते हो, H। H इक्वल टू क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम। ये हो गया सिंपल सा। पावर का फॉर्मूला आपने निकाला, अभी पावर का फॉर्मूला क्या निकाला है, VI। पावर का फॉर्मूला क्या है, VI। तो याद रखना H इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर की जगह पे क्या लिखोगे, VI और यहाँ पे T, VI T। पावर की जगह पे आपने क्या लिख दिया, VI। अब यहां से दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। पहला फॉर्मूला I की V की जगह क्या रख दो, IR, क्या रख दो, IR। जब V की जगह IR रखोगे तो हीट का फॉर्मूला बन जाएगा V की जगह क्या रखोगे, IR, फिर IT। मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो I स्क्वायर RT। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। और सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास, अगर आप I की जगह V अपॉन R रखोगे, I की जगह क्या रखोगे, V अपॉन R, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। देखो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई की जगह क्या रखना है, V अपॉन R इंटू टी। तो हीट इक्वल टू क्या होगा, V को V से मल्टीप्लाई करेंगे, V स्क्वायर मल्टीप्लाई T अपॉन R। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया। अब एक चीज याद रखना, एक टॉपिक और आता है, बहुत बच्चे उसको समझ नहीं पाते, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, है ना।
जूल ऑफ हीटिंग, जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम। इसमें अब आपको ये फॉर्मूला मिल गया, आपको हीट इक्वल टू क्या हो गया, VIT, ये मिल गया। तो आप इस फॉर्मूले के बेस पे आप लॉ बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग। सबसे पहला, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आया, सामने सामने। सेकेंड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, सामने ही है। और तीसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सिंपल सी बात है यार, देखो एक छोटा सा सेल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो वो ज्यादा हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। वहीं पे बैटरी है या फिर बहुत सारी ग्रुप्स में बैटरी लगी हुई है, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा चीजें, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। समझ में आया। सेम, आप करंट ज्यादा वोल्ट का सप्लाई करोगे तो हीट एनर्जी वैसे भी बढ़नी है। तीसरा, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ज्यादा लंबे समय तक चलाओगे तब भी वो हीट करेगा ही करेगा। अगर आप टीवी 10-15 मिनट के लिए चलाओगे तो ज्यादा गर्म नहीं करेगा, आप पूरे 24 आवर्स चलाओगे तो फिर वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। आप आयरन की बात कर लो, आयरन आप 1 मिनट के लिए चलाओगे तो मतलब 1 मिनट नहीं, आप 10-15 सेकंड के लिए उतना जल्दी गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आपने 5-10 मिनट कर दिया तो बहुत हाई टेम्परेचर पे वो गर्म हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक चलाओगे, क्योंकि टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हीट के। बिल्कुल सिंपल सा है। जूल ऑफ हीटिंग समझ में आ गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी समझ में आ गया। एक और टॉपिक इसमें समझना है, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल। तो जो देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट, क्या है, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मतलब जो कि हमारे घरों में आपने सुना है ना कि 1 यूनिट बिल आ गया, 5 यूनिट बिल आ गया, 10 यूनिट बिल आ गया, वो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, हम कितना उसकी जो बात करते हैं किलो वॉट आवर में होती है, किस में होती है, किलो वॉट आवर। मतलब एक यूनिट की बात करते हैं तो एक यूनिट आपका क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। इसी को क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होगी, अगर इसको आपको जूल में काउंट करना है, किसमें, जूल में, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000, है ना। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जूल टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड इसका टाइम होता है, जूल पर सेकेंड इसका टाइम होता है, ठीक है। तो ये हाँ, तो जैसा कि आपको मालूम है कि भाई देखो, किलो को हम किस में लिख सकते हैं, 100, 1 किलो का मतलब क्या होता है 100, वो सॉरी 1000, 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000, और वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। जैसे कि देखो, वर्क कैसा यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो वॉट की जगह क्या, पावर कैसा यूनिट क्या होती है, वॉट, पावर कैसा यूनिट क्या होती है, वॉट। तो वॉट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। और 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 36, है ना, कैलकुलेट कर दो, ये मिल जाएगा आपको जूल, 3 और 2 5 zeros हो जाएंगे, है ना। अब इसको आप लिख सकते हो 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आपकी 1 किलोवाट आवर में, यानी कि 1 यूनिट में इतनी एनर्जी होती है, 3.6 × 10⁻6 जूल। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे इसी के साथ ही आपका चैप्टर पूरा खत्म होता हुआ, और अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, ठीक है, देखेंगे जितने भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो इस चैप्टर से आते हैं उनको सॉल्व करके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई, अ 9 ओम मीटर रेजिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब आपके पास 9 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसको रेजिस्टेंस का इक्वल पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। क्या करना है, कट करना है। मतलब एक कंडक्टर है आपके पास जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है, उस कंडक्टर को 3 इक्वल पार्ट में कट कर लेना है। कितने पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में कट करके उनको कनेक्ट करना है, किसमें, पैरेलल में। उन वायर्स को किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल में। किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल में। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 9 ओम। अगर हम बात करें R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 होगा, रीजन बता सकते हो? क्योंकि इक्वल पार्ट में कनेक्ट कट करा है आपने। किस में करा है? इक्वल पार्ट में कट करा है इसको, है ना। इक्वल टू क्या, टोटल रेजिस्टेंस कितना था 9 और टोटल कितने पार्ट में कट करा है 3, तो क्या हो जाएगा 3 ओम। मतलब R1 R2 R3 हमारे पास क्या हो गया 3 ओम। ठीक है, तीनों क्या है 3 ओम। इनको किस अरेंजमेंट में अरेंज करा गया है? पैरेलल। और पैरेलल का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट करो, 1/R1 मतलब 3 है, 1/R2 वो भी 3 है, 1/R3 वो भी 3 है। 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1। 1/RP इक्वल टू क्या होगा 3/3। कट करोगे 1 ओम। मतलब आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का, वो आपका क्या होगा 1 ओम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल। चलिए इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नहीं चलने दे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि भाई एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वॉट। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? पावर कितना दे रखा है 750 वॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V आपको क्या दे रखा है 220 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट और सेकंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, पहले फर्स्ट पॉइंट को करेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। मतलब सिंपल सी बात है, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। तो I इक्वल टू क्या होगा P बाय V। पावर कितना है हमारे पास 750 और I कितना है V कितना है 220 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 75/22 वॉट एम्पियर। कट कर देना, ऐसे मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए आप। सेकंड क्या कह रहा है? इसको निकालने के लिए सेकंड पॉइंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले से निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, V पावर इक्वल टू क्या होता है V² R अपॉन T। ठीक है, लेकिन यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम है भाई, सॉरी T नहीं आएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू VI होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? हम V की जगह क्या रख सकते हैं? V की जगह क्या रख सकते हैं? I इन R इंटू आई। मतलब पावर इक्वल टू क्या होगा I² I R। ये हो जाएगा, ये आप रख लो। पावर इक्वल टू I हमारे पास कितना है 75/22 इंटू 75/22। R कितना है? R हमें निकालना ही है, तो आप देखोगे इधर आ जाएगी वैल्यूज। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? पावर कितना हमारे पास? नेट पावर कितना है 750 इंटू 22 अपॉन व्हाट 75 इंटू 75। कट करोगे 10 आ गया, कट करोगे 5 और ये आ जाएगा 15, फिर कट करोगे 5 3। R इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 3 ओम। सॉल्व कर देना इस वैल्यू को, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? कोई समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन? हाँ पक्का? किस किस को नहीं आया समझ में? सबको आ गया? चलो भाई, आ गया तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट? मतलब एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज है जिसका जो कि रेट करा गया है 2 एम्पियर का।
उसका मतलब इसके स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपके पास वायर है ना, मतलब जो भी हमारे पास 2 एम्पियर की वायर का मतलब क्या हो गया कि भाई करंट शुड नॉट बी एक्सीड कितना 2 एम्पियर। मतलब करंट जो है, जो हमारे पास सर्किट है उसका करंट जो है 2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं है। इफ इट एक्सीड 2 एम्पियर देन वायर ऑफ फ्यूज मेल्ट। इसका मतलब क्या होगा? वायर जो होगी फ्यूज की क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी और हमारी जो लाइट है वो घर की चली जाएगी। सिंपल सा मतलब समझ आया कि भाई हमारे जो हमारे एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर, मतलब हमारी जो सर्किट है उसमें 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट नहीं आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करंट आया तो हमारी जो फ्यूज़ की वायर है वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। फिर इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट, मतलब पावर आपको क्या दे रखी है? बी पार्ट को याद रखना, पावर क्या दे रखी है? 1 किलोवाट। अगर मैं इसको वाट में कन्वर्ट करूं तो 1000 वाट ये पावर दे रखी है। इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज दैट रिस्पेक्टिवली रेटेड, मतलब इनमें से कौन सा फ्यूज जो कि रेटेड, जिसको आपको देख रहा है 1 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर, मतलब 3 फ्यूजेस दे रखे हैं 1 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर। इनमें से कौन सा फ्यूज आप यूज कर सकते हो, कौन सा रेटेड फ्यूज आप यूज कर सकते हो, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, P मालूम है, P इक्वल टू वी आई होता है, I इक्वल टू क्या होगा? P बाय वी। वैल्यू पुट कर दो, P कितना है? I निकालो पहले, P कितना है? 1000 और V कितना है? 220। 0 से 0 कैंसिल, कैलकुलेट करो 22 को 2 से कट कर दो 11 और यहाँ पे 50 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 ज़ा 44.6 आ गया, 11 5 ज़ा 55, फिर आएगा 4, ठीक है, एम्पियर। इतना करंट आया है, मतलब 4.54। क्या हम 1 एम्पियर वाला फ्यूज यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि करंट ज़्यादा है। 3 एम्पियर वाला फ्यूज यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, करंट ज़्यादा है। हम कौन सा यूज़ करेंगे? 5 एम्पियर वाला फ्यूज, क्योंकि उससे करंट कम है। समझ में आया? इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत सिंपल सा है। आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर अरेंज करे गए हैं और आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना सप्लाई होगा। ये आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहला जो रजिस्टर है उसे हमने R1 मान लिया, ठीक है, फिर इसे R2 मान लिया, ठीक है, और इसे R3 मान लिया, क्लियर है। इसे R4 मान लिया और इसे R5 मान लिया, क्लियर है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे जो रजिस्टर्स हमारे पास, पहले हम निकालते हैं R पैरेलल 1 बाय R पैरेलल, 1 बाय R पैरेलल। पैरेलल में देखोगे आप तो सिर्फ ये वाली अरेंजमेंट आपकी पैरेलल में है ना। और पैरेलल में जब अरेंजमेंट होती है तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला हमारे पास 1 बाय, सबसे पहले जो सबसे ये दे रखा है 1 बाय R2, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय, अब यहाँ पे दो चीज आ गए, आप देखो ये सीरीज में है, किसमें? ये दोनों R4 और R5 किसमें? सीरीज में, तो इनको तो डायरेक्ट ऐड करना होता है ना सीरीज में, तो क्या हो जाएगा? R4 प्लस R5, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R2, R2 की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 1 बाय R4, R4 कितना है? 1 प्लस 3, 1 बाय RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4, एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा? 12
2 प्लस 3, 1 बाय आर पी कितना हो जाएगा 5 बाय 12, आर पी कितना हो जाएगा 12 बाय 5, याद रहेगा। अब नेट रेजिस्टेंस, क्या नेट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, सीरीज में होगा आर एस, ये क्या होगा हमारे पास भाई ये अब तो ये सॉल्व हो गया, ये R1 प्लस आर पी प्लस R3, क्या लिखोगे R1 प्लस आर पी प्लस R3, R1 कितना है 3.6, RP कितना है हमारे पास, RP की वैल्यू आप देखोगे जो RP हमने निकाली है क्या है 12 बाय 5 और R3 हमने दे रखा है हमारे पास 3, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एलसीएम। अब इसके आगे आपको मालूम है इनका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, 36 को 3.6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3 5 5 6 20 सॉरी 30, 0 आ गया 3 क्या आ रही 5 3 15 और ये आ जाएगा 18.0 मतलब 18 आ गया प्लस 12 आ गया प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 अपॉन 5, दोनों सबको ऐड करो 45 क्या हो रहा है 45 अपॉन 5 9 आ गया, क्या आ गया 9 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 ओम, आसान था है ना। अब आपको क्या मिल गया, आपको रेजिस्टेंस मिल गया, आपको नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 9 ओम, और फाइंड क्या करना है करंट, फाइंड क्या करना है करंट, तो आई देखो V इक्वल टू आई आर होता है, तो बताइए I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आर, V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.5 और R की वैल्यू हमने निकाली 9, कट करोगे 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 एम्पियर, करंट कितना होगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है और इसमें डिफरेंट रेजिस्टर्स दे रखे हैं। पहला रेजिस्टर 10 ओम का है जिसको हम R1 ले लेते हैं, दूसरा रेजिस्टर हमारे पास 3 ओम है जो कि R2 है हमारे पास, दूसरा रेजिस्टर क्या है R2, और तीसरा हमने R3 ले लिया जो कि 6 ओम है। साथ में हमारे पास एक बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट की, कितनी 12 वोल्ट की हमें एक बैटरी दे रखी है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई 3 ओम रेजिस्टर जो है उसमें कितना करंट सप्लाई करेगा, 3 ओम रेजिस्टर वाले में कितना करंट सप्लाई करेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके जो नेट रेजिस्टेंस है निकाल सकते हैं, 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर टू कितना है 3 है और आर थ्री क्या है 1 बाय 6, तो आर पी इक्वल टू क्या है हमारे पास टोटल अगर देखोगे 6, यहाँ पे 2 प्लस 1 बाय आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाय 6, कैंसल आर 1/2 आ जाएगा, आर पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। इसी तरीके से आप सीरीज निकाल सकते हैं, जो सीरीज में कॉम्बिनेशन है वो क्या है R1 प्लस जो R2 और R3 मतलब जो RP निकला है उसको आप निकालो, RP मतलब ऐड कर दो, तो RS कितना हो जाएगा, R1 कितना हमारे पास 10 ओम प्लस R2 कितना होगा, RP कितना है हमने निकाला अभी 2 ओम, ऐड कर दो, तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 12 ओम, समझ में आया। जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 12 ओम, पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। करंट कितना होगा, टोटल करंट मतलब जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है इसको I ले लेते हैं, यहाँ पे भी I ही होगा और यहाँ पे हमारे पास I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ले लो, एक काम कर लो IA और IB लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे, IA और IB। टोटल करंट क्या होगा, देखो V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R, I कितना आ गया हमारे पास, V कितना हमारे पास 12 वोल्ट, R कितना है 12 ओम, 12 से 12 कट गया, करंट कितना हो जाएगा 1
एम्पियर। करंट कितना हो गया 1 एम्पियर। कोई दिक्कत? करंट हमारे पास 1 एम्पियर आ गया। करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये थोड़ी था, क्वेश्चन था भाई 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? देखो पैरेलल वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सेम होगा, लेकिन होगा कितना? देखो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो करंट होगा वो V1 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी V1 होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V2 होगा। क्या होगा? V2। इन दोनों के लिए V2 है ना, इसके लिए तो अलग है, इसके लिए अलग होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास देखो I हमारे पास कितना है? I हमारे पास कितना निकाला हमने? I 1 एम्पियर है ना, और V1 हमारे पास कितना है? सॉरी R1 कितना है हमारे पास? 10। कितना है? 10 ओम। तो आप इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो? V1 इक्वल टू I R1। V1 कितना हो जाएगा? I कितना है हमारे पास? 1 एम्पियर, और R1 कितना है हमारे पास? 10 ओम। आप कह सकते हो V1 हमारे पास कितना हो गया? 10 वोल्ट। V2 कितना होगा फिर? देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। तो V2 क्या होगा? 12 माइनस V माइनस V1। तो V2 इक्वल टू 12 वोल्ट माइनस V1 कितना है? 10 वोल्ट। V2 कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। V2 कितना आ गया? 2 वोल्ट। मतलब हमारे पास V2 कितना हो गया? 2 वोल्ट। और हमसे पूछा हुआ है करंट किस में पूछ रहा है? 3 ओम रेजिस्टर वाले में। मतलब हमें फाइंड आउट करना है IA। क्या फाइंड आउट करना है? IA। तो नेट रेजिस्टेंस कितना है? देखो IA का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन R। V अपॉन R। V कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V2 वाला। कौन सा? V2 वाला। तो V2 हमारे पास, और रेजिस्टेंस कौन सा होगा हमारे पास? रेजिस्टेंस हमारे पास होगा R2 है ना। अब बताओ V2 हमारे पास कितना है? V2 कितना है? 2, और R2 हमारे पास कितना है? 3। 2/3। करंट कितना हो जाएगा? 2/3 एम्पियर। मतलब जो 3 ओम रेजिस्टर वाला है उसमें करंट कितना फ्लो करेगा? 2/3 एम्पियर। समझ में आया? थोड़ा लेंथी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सर्किट दे रखा है और इसमें डिफरेंट रजिस्टर्स लगे हुए हैं और उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, इनके अरेंजमेंट आपको गिवन है, साथ में यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में टोटल करंट फाइंड आउट करना है, और थर्ड पार्ट में वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टर। मतलब जो 7 ओम रेजिस्टर है इसमें जो वोल्टेज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा फर्स्ट पार्ट करेंगे नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या पहले निकालना पड़ेगा? आरपी। 1/RP इक्वल टू 1/ नंबर दे दो इनको, इसको आप R1 दे दो, इधर R2 दे दो इसको, और इसको R3। क्लियर है? इसके लिए जो बैटरी यूज हो रही है, वोल्ट मीटर यूज हो रहा है V1, और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है V2। क्लियर है? तो हमारे पास RP क्या होगा? 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP इक्वल टू 1/R2। R2 कितना है? R2 हमारे पास 5, और 1/R3। R3 कितना है हमारे पास? 10। तो 1/RP इक्वल टू क्या होगा? आप एलसीएम लेना ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 2 प्लस 1। एलसीएम सिंपल सा 1/RP इक्वल टू 3/10। RP इक्वल टू 10/3 हो। ठीक है, फिर आपको दे रखा है R नेट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मतलब RS की बात हो रहा है। RS में क्या हो जाएगा? R1 प्लस RP। R1 कितना है हमारे पास? 7 ओम। क्या है? 7 ओम। और RP आपके पास क्या है? 10/3 ओम। इनको ऐड कर दो तो आपका 3 7 21 प्लस 10/3 31
31/3 ओम। ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? नेट रेजिस्टेंस। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड कह रहा है द टोटल करंट। द टोटल करंट मतलब सेकंड पार्ट में टोटल करंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, और आई इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर। यहाँ पे याद रखना R कौन सा है? रिजल्टेंट। कौन सा है? रिजल्टेंट वाला। तो I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है? 12। और नेट रेजिस्टेंस सॉरी यहाँ पे नहीं जाना, इस वाले क्वेश्चन पे नहीं जाना, इस वाले पे। आर कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टोटल? 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। और जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला है वो क्या है? 31/3 ओम। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 31। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 18/31 एम्पियर। ठीक है, 18/31 एम्पियर। क्लियर है? अब हम कहाँ पे थे भाई कि टोटल हमारे पास सेकंड पार्ट में जो हमारा करंट निकला है, सेकंड पार्ट का टोटल करंट हमारे पास 18/31 एम्पियर। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है द वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टर्स। वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टर्स। देखो हमारे पास, देखो करंट सबसे पहले तो आपको मालूम है टोटल करंट कितना सप्लाई हो रहा है, नेट करंट कितना सप्लाई हो रहा है? 18/31। मतलब 18/31 करंट हमारा हर जगह सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी 18/31, और 7 ओम वाले रेजिस्टर में भी क्या होगा? 18/31 एम्पियर। यही सप्लाई हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है? ये आपका R2 और R3 में। तो उनसे तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, हमसे पूछा क्या है? 7 ओम वाला। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट में आपको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देखना यहाँ पर। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि हमें निकालना है V1। क्या निकालना है? V1 मतलब टोटल वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टर। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने जो बनाया है V1 निकालना है। क्या निकालना है? V1। तो V1 इक्वल टू क्या होता है? I मल्टीप्लाई R1। तो V1 इक्वल टू I कितना निकाला आपने? I 18/31 और R कितना है? 7। तो आपके पास कितना हो जाएगा? V1 इक्वल टू होगा 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7 7 5 12 126/31 व्हाट? वोल्ट। क्लियर है? मतलब 126/31 वोल्ट। ये आपका क्या होगा? टोटल वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो मेरे को बता पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? विच टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज? R5 R3 R5 और R3। बिल्कुल सही कह रहे हो क्या आप? बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए अभी देखते हैं आपका सेकंड बी। विच टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल? R1 एंड R2। चलिए ये भी देखेंगे आपका। इफ चलो थर्ड तो न्यूमेरिकल है, सी वाला, तो उसको देखते हैं अभी। तुम्हारा चंपक लाल बनाते हैं कैसे। रुक जा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए वीडियो। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे नरेंद्र जी ने बताया था कि पहले क्वेश्चन में मतलब ए पार्ट में जो सीरीज में दो रजिस्टर्स है वो कौन कौन से है? इन्होंने बताया R5 और R3। इन्होंने बताया R5 और एंड R3, बट ये आंसर इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला आंसर आपका क्या होगा? सिंपल सा, जहां पे लगे कंफ्यूजन, जहां पे लगे कंफ्यूजन उस पोर्शन को ही हटा दो तो एक लाइन बन जाती है R5 और R4। बिल्कुल सिंपल सा, क्या आंसर होगा? R5 एंड R4। क्लियर है? बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट का नरेंद्र ने बताया था कि पैरेलल में होंगे हमारे क्या? R1 और R2। ये इस बच्चे का बिल्कुल ठीक है। R1 एंड R2 यहां पे क्या है? पैरेलल में है। अब बात सुनो कैसे होगा पैरेलल में। आप पैरेलल में आपका R1 R2 एंड R3 तीनों ही पैरेलल में हैं।
क्या है, तीनों ही पैरेलल में है। मैंने क्या कहा, कंफ्यूजन यही हो रही है ना, क्योंकि देखो जब हम R4 से R4 पे जाते हैं, R4 से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इधर जा रहा है, मतलब वायर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक इधर एक इधर, तो ये दोनों किस में हो गए। फिर यहां पे आप आओ, यहां पे भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, तो पैरेलल ये भी होगा। तो यहां पे आपके पास पैरेलल क्या हो गया, R2 R3 भी पैरेलल है, R2 R1 भी पैरेलल है, और R1 और R3 भी पैरेलल है, तीनों ही पैरेलल है। तो ये आपके पास हो गया। सी पार्ट में हमसे कह रहा है कि न्यूमेरिकल कि हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है, 2 ओम। हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। देखिए बेटा 2 ओम है ना, कितना है, 2 ओम। तो आपसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, इस पूरे को क्या ले लेंगे, आरपी, इस पूरे को क्या ले लेंगे, आरपी, और इसको क्या ले लेंगे, आरएस। ठीक है, तो आरपी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP, 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 1 पैरेलल में कौन कौन से हैं, R1 कितना है, 2 ओम, लिख देना यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/RP, 1/R1 कितना है हमारे पास, 2 ओम, R2 भी कितना है, 2 ओम, R3 भी कितना है, 2। 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको सॉल्व करोगे तो 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर है। इसी तरीके से आप R सीरीज निकाल लीजिए। सीरीज में आपके पास देखो ये भी है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये भी आपका सीरीज का ही पार्ट हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सीरीज में R5 प्लस R4 प्लस RP, ये हो जाएगा। अच्छा ये देखो 1/RP है ना, यहाँ पे RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। याद रखना ये चीज मिस्टेक हो सकती है थोड़ी थोड़ी, तो इसको सॉल्व ध्यान से रखना। R5 कितना है हमारे पास, वो भी 2 है, R4 भी कितना है, 2 है, और ये क्या है, 2/3। सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 2/3 कितना आ गया, 14/3 ओम, 14/3 ओम। ये आपका क्या हो गया, नेट रेजिस्टेंस। अब मेरे को ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर हो गया, सॉरी V इक्वल टू आई आर हो गया, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14/3। कहाँ पहुंच गया ऊपर, 15/14 समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, तो देख लेना। क्लियर है, इतना हमारे पास एम्पियर होगा हर एक सर्किट में करंट। इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आवाज नहीं होगी कि अब किसी की, ध्यान दो इधर, ये तो मुर्गा बना दूंगा 2 घंटे के लिए। ठीक है, चलिए 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 चलिए, आ जाइए। अरे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा है, 3 रजिस्टर्स है ऑफ जिसके 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम रजिस्टर्स है, जो कि किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। आपको क्या करना है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपका 3 वोल्ट, वो भी फिक्स पे 15 ओम पर। तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा ये आपसे पूछा गया है, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा ये आपसे पूछा गया है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर। पहले देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डायग्राम बनाना है। 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम रजिस्टर में लगा दिया, और 15 ओम पे आपके क्या दे रखा है, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। क्लियर है, यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव हम यहाँ कर देते हैं। देखो जो हमारे पास सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, करंट हर जगह सेम होता है, करंट हर जगह सेम होता है। तो आई है हमारे पास, यहाँ पे भी आई ही रहेगा, इधर भी आई रहेगा, आई ही रहेगा। ये हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है,
इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 होगा, इसमें V2 ये है आपका, और ये क्या होगा V3 होगा। ठीक है, जो 3 वोल्ट आपका क्या है ये V2 है, क्या है ये V2। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10 ओम। कहाँ पे 10 ओम पे। पहले तो आप नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। आर सीरीज क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज क्या होगा R1 कितना है हमारे पास 10 ओम, R2 कितना है 15 ओम, फिर R3 कितना है 20 ओम। ऐड करिए 10 20 30 और 15 45 ओम। कितना हो गया आर सीरीज आपका कितना हो गया 45 ओम। आर सीरीज कितना हो गया 45 ओम। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 45 ओम आ गया आपके पास। आपको मालूम है कि भाई V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा आप V2 इक्वल टू क्या होगा आई आर टू, ये फॉर्मूला होगा V2 इक्वल टू आई आर टू। अब मेरे को बताइए V2 हमें कितना दे रखा है 3 वोल्ट, आई आपको नहीं मालूम, R2 मालूम है कितना है 15, R2 कितना है 15 ओम। तो I इक्वल टू क्या होगा 3/15, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। I कितना आ गया 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। समझ में आया, मतलब हमारे पास जो I है वो क्या है 0.2 एम्पियर। पहले क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया कि भाई आपका चाहे 10 ओम रजिस्टर हो, 15 ओम रजिस्टर हो या 20 ओम रजिस्टर हो, हर जगह करंट सेम ही रहेगा, क्योंकि कनेक्शन कौन सी है सीरीज है, कॉम्बिनेशन कौन सा है सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है समान रहता है, सेम रहता है। तो 0.2 एम्पियर आया है, तो 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में भी यही रहेगा, 15 वाले में भी यही रहेगा, 20 वाले में भी यही रहेगा। क्लियर है। अब इसने बोला है 10 ओम रजिस्टर पे आपको एक और चीज फाइंड आउट करनी है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। 10 ओम रजिस्टर पे क्या है हमारे पास, 10 ओम रजिस्टर पे V1 फाइंड आउट करना है। V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू आई R1। V1 इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी निकाली आपने 0.2, R1 कितना है मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 2 वोल्ट, मतलब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। मतलब ये वाला तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट पे क्या रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 5 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 20 वोल्ट टू अनदर एट 30 वोल्ट। तो सबसे पहले देखो वर्क डन की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है वर्क डन की। तो वर्क डन सबसे पहले आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। हमसे वर्क डन पूछ रहा है, वर्क इक्वल टू क्या होगा V मल्टीप्लाई Q। ठीक है। अब सबसे पहले देखो एट 20 वोल्ट, एट 20 वोल्ट, एट 20 वोल्ट, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है W इक्वल टू V कितना है 20 वोल्ट है, चार्ज कितना है 5, क्या हो गया 100 जूल। फिर एट कितना बोल रहा है 30 वोल्ट, एट 30 वोल्ट W इक्वल टू क्या होता है V मल्टीप्लाई Q। V कितना है हमारे पास 30 है और Q कितना है 5, 150 जूल। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है, कर लेना बिल्कुल। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए इस चैप्टर के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और नए चैप्टर के साथ जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वो चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 10 लाइट। तो वेट करना और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए बाय टाटा।